हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। आपके पास एक इमेज फाइल आपको दिखेगी अभी। उसको मैं कैसे मैंने किया है, कैसे मैं उसको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या क्या चीजें करनी है। मैंने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की सारी चीजें दिखा दी हैं। ठीक है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कैश फ्लो के ऑपरेटिंग में। आपको क्या तीन चार स्टेजेस होते हैं, चार स्टेजेस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको सारा समझा दिया है। इन्वेस्टिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर क्या चीज होती है वो आपको समझा दिया है। और आपको फाइनेंसिंग का समझा दिया है। अब आपको करना क्या है, मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के समझो कि मैं किस तरह समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और भी कुछ एडिशनल कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस जो थोड़े आपको लगते हैं कि हाँ ये थोड़ा समझाना है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है। और अब देखो मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। एक मैंने एक्सेल फाइल बना रखी है। इसमें देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो, ये एक इमेज फाइल है क्वेश्चन की। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे आंसर बनाया हुआ है। ठीक है, एक्सेल में ही। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक बैलेंस शीट पड़ी है सोलर पावर लिमिटेड की, है ना, 2014 और 13 की। ठीक है। यानी 2 साल की पड़ी हुई है। इसमें हमारे पास इक्विटी लायबिलिटीज दे रखी हैं और एसेट्स दे रखे हैं बहुत सारे। ठीक है। तो आपको उसमें से देखना है कि आपको क्या क्या काम करना होता है। और यहाँ नीचे में एक नोट टू अकाउंट दिया हुआ है। नोट टू अकाउंट में क्या होता है कि जो ऊपर बैलेंस शीट में चीजें दे रखी होती हैं उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन, जो भी पर्टिकुलर कुछ आइटम के बारे में कुछ कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नोट टू अकाउंट में देखना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे है आपका शेयर कैपिटल के अंदर, देखो नीचे देखो यहाँ पे है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपको देखना है उसकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे में क्या दे रखी है। तो उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे कि रिजर्व एंड सरप्लस हमारा है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट नाम से 6 लाख और 4 लाख का। ठीक है। 6 लाख और 4 लाख का दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको 2 साल की प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है। मान लो 2013 और 14 की जो जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको निकालना है। देखो, 4 लाख रुपए का अगर ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग हमारा प्रॉफिट का बैलेंस है 6 लाख रुपए का, तो पिछला था आपके पास 4 लाख, अब आपके पास आ गए 6 लाख। तो 2 लाख रुपए की आपकी इंक्रीजमेंट हुई है। तो 2 लाख रुपए का आपका सरप्लस बढ़ गया। तो डिफरेंस इन स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, 2 लाख रुपए का। तो देखो मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है और आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया मैंने। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट लिख दिया मैंने। 2 साल को जो डिफरेंस था वो आपको लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है। ठीक है। ये आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा। तो आपको देखना है कि हमारा प्रॉफिट क्या डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट आपका हो गया यहाँ पे 2 लाख, क्योंकि आपका 2 लाख बढ़ गया था। मैंने एक जो खाली जगह छोड़ रखी है ना, ये इसलिए छोड़ रखी है आपके प्रैक्टिस के लिए कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन कोई बना रहे हो उसमें और क्या क्या स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस आपको मैंने बोला था, 4 स्टेजेस होते हैं ऑपरेटिंग में। तो आपको फर्स्ट स्टेज में 3-4 चीजें होती थी, आपको बताई थी मैंने। एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व आता है, जनरल रिजर्व। अगर मान लो कि जनरल रिजर्व का ओपनिंग जितना भी दे रखा है उससे ज्यादा है क्लोजिंग, तभी आप ट्रांसफर टू रिजर्व लिखोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होता और आपके प्रपोज डिविडेंड दे रखे होते, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आप कौन सा लेते, करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेते आप, पिछले साल का। बट यहाँ पे वो चीज दे रखी नहीं है। और इंटरम डिविडेंड बताया था आपको मैंने, वो सबसे लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होता है, वो भी दे रखा नहीं है। तो फिर भी मैंने जगह छोड़ दी आपको कि अगर ये चीजें आती हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये समझाने के लिए। अगर मान लो कि कुछ है ही नहीं तो आपको इतना स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप सीधे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख सकते हो। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी अगर कुछ होते तो आपको वो लिख देना होता है। ठीक है। मैंने आपको
कैश फ्लो के फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, टैक्स एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। पिछले साल के जो क्वेश्चंस थे ना, पिछले साल का जो बोर्ड था उसमें आपको एक्स्ट्रा आइटम था नहीं, है ना, इस साल वो आ रहा है आपको करने को, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है पहले। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ आइटम नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधे के सीधे उतर जाएगा, 2 लाख के 2 लाख यहां पे आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो गया, अब आपको सीधे की सीधे आना है सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज के लिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, सेकेंड स्टेज की वैल्यूज आप कहां से लाते हो, तो सेकेंड स्टेज की वैल्यूज आएंगी आपके एसेट से, जिसमें होता है फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स के डिप्रिसिएशन जो होते हैं वो आप यहां पे लिख सकते हो, सेकेंड स्टेज में लिखोगे, और इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल, प्लांट, कॉपीराइट जो है या ट्रेडमार्क है, इसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, यानी हमारी क्लोजिंग कम है, क्लोजिंग वैल्यू यानी कि नए साल की वैल्यू कम है और पुराने साल की वैल्यू ज्यादा है, यानी हमारी कम हो रही है, जब कम होगी तो वो इंटेंजिबल एसेट्स आपको अमोटाइज करने हैं, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं हमारे, उनकी वैल्यू गिरती है तो उसको अमोटाइज बोलते हैं, और फिक्स एसेट की वैल्यू अगर गिरती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो आपको यहां पे देखना है कि डेप्रिशिएशन दे रखी है कि नहीं दे रखी है। देखो यहां पे ये देख लो टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये देखो आपका ये टेंजिबल एसेट्स ये है ना। अब इसके बारे में देखना है कि कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो आप नीचे आओगे, ठीक है, तो नीचे आप स्क्रॉल करके आ जाओगे, तो नीचे देखोगे आप यहाँ पे, ये देखो टेंजिबल एसेट्स है, तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या है हमारे पास, मशीनरी है, टेंजिबल एसेट्स है, और उसके नीचे एक सेकंड, ये देखो ये मशीनरी दे रखी है, ठीक है, तो मशीनरी दे रखी है, मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है 25,40,000 रुपए, और ऊपर कितनी दिख रही थी, ये देखो 21,40,000 रुपए, 21,40,000 दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, और यहां दिख रहा है 25,40,000 करंट ईयर का। तो यहां पे क्या है ना, एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होता क्या है, जो हमें लगता है क्या कि हमें इस साल कितना डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, है ना, तो उसका एक अंदाज लगाते हैं, एक हम एस्टिमेट करते हैं कि इतना हमें इस साल डिप्रिसिएशन लग जाएगा, बट एग्जैक्ट कितना लगता है वो पता नहीं होता हमें, हम सिर्फ एक एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि कितना हमारा लगेगा, ठीक है। तो हमने ये मान के चला है कि 4 लाख रुपए का 2014 में हमारा लगना है, 2014, अब इसमें साल दे रखे हैं, जो 14-15 दे रखा है या 14-13 दे रखा है, आप आपके क्वेश्चन में होता है कि 22-23 दे रखा हो, 21-22 दे रखा हो, आपको ईयर से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा आपके क्वेश्चन में ईयर दे रखा है उसी को फॉलो करोगे। मैंने यहाँ 13-14 दिया है तो ये नहीं कि आपको 13-14 लिखना है, वो तो आपको पता ही ऑब्वियस सी बात है। तो 25,40,000 रुपए, 25,40,000 रुपीज का आपका मशीनरी था, अब उसमें से 4 लाख रुपए का आपका डिप्रिसिएशन घट गया है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो आपकी वैल्यू घट के दिख रही है 21,40,000, ठीक है। और पिछले साल का 20,000 का है, मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, और 3 लाख रुपीज की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन थी, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को आपने घटा दिया, तो यहाँ पे आपका 17 लाख दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बुक में दे रखा होगा, ठीक है। अब यहां पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दे रखा है, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा मेन डिप्रिसिएशन नहीं है, वो तो हमारा एक एस्टिमेटेड फिगर है, हमें वहां पे मेन डिप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए डिप्रिसिएशन, वो आपको निकालनी होती है। तो अब होता क्या है, देखो अगर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सिंपली ऐसे दे रखा है ना, और कोई चीज लिखा नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ लिखा नहीं है कि हम सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर सेलिंग के बारे में, किसी भी फिक्स एसेट के सेलिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको करना क्या है,
फिर आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालना पड़ेगा और ये मशीनरी की वैल्यू कैसे लेंगे। तो अगर नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो आपकी जो मशीनरी पड़ी है 25,40,000 रुपए की क्लोजिंग और ओपनिंग 20 लाख रुपए की, तो उसका जो डिफरेंस आएगा ना, यानी 5,40,000, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका बढ़ रहा है। यानी 2013 में आपके एसेट्स थे 20 लाख के और 2014 में हो गए 25,40,000, 25,40,000। तो कितने बढ़ गए, 5,40,000 बढ़ गए। तो 5,40,000 के जो बढ़ गए हैं, मतलब कि आपने एसेट खरीदा है। तो एसेट खरीदा है तो आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में अगर एसेट परचेज करते हैं तो उसको माइनस करते हैं, तो आपको परचेस दिखाना है उसको और उसको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस के रूप में दिखाना है उसको, नेगेटिव दिखाना है। तो अगर ये कब, जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दे रखी नहीं है, इसको सेल कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब यहां पे देखना है, अब बात क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात। तो 4 लाख रुपए का यहां दिया हुआ है क्लोजिंग और 3 लाख रुपए का आपका ओपनिंग दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है कि अगर किसी भी एसेट को बेचने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खाली खाली दिया हुआ है, तो आपको उसका डिफरेंस जो है वही एक्चुअल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। आया समझ। अगर डिप्रिसिएशन यहाँ पे मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस की दे रखी नहीं है, फिक्स एसेट कितने बेचेंगे लिखा नहीं है, तो आपको 2 साल का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वही आपको डिप्रिसिएशन में दिखाना है। कहां पे, सेकेंड फेज में, ऑपरेटिंग के सेकेंड फेज में। ठीक है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है ना, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। तो यहां पे क्या है कि एक पीस, एक पार्ट ऑफ मशीनरी को हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्ट ऑफ मशीनरी बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, यानी इसकी ओरिजिनल प्राइस, पुरानी प्राइस जिसमें हमने खरीदी थी, तो एक पार्ट ऑफ मशीनरी की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है। देखो, दो तरह की प्राइस होती है, एक होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एक होती है करंट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और करंट प्राइस में क्या अंतर है। कॉस्ट प्राइस मतलब आपकी ओरिजिनल प्राइस, और करंट प्राइस को हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो अगर बुक में आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, तो आपको देखना है कि करंट प्राइस क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो जब करंट प्राइस दे रखा होगा, करंट प्राइस का मतलब ये हुआ कि आपके कॉस्ट प्राइस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो जो बचा वही आपका करंट कॉस्ट हो गया। ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ एसेट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और करंट प्राइस ऑफ एसेट्स आप समझ गए। ठीक है, यहां पे कॉस्ट प्राइस ही दे रखी है, तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 48,000 और उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो दे रखी है 32,000। तो आपको करंट प्राइस निकालना है, तो करंट प्राइस ऑफ एसेट्स कितना आ जाएगा आपका, 48,000 माइनस 32,000 यानी 16,000। तो 16,000 आपका क्या गया, उसकी करंट वैल्यू। ठीक है, यानी इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट बोलेंगे। तो वैल्यू कितनी है, 16,000 की। ठीक है, 16,000 की वैल्यू है और हमने बेचा कितने में है, हमने बेचा है 12,000 में। तो 16,000 माइनस 12,000 आपका कितना आया, 4,000। यानी आपका, आपकी जो प्राइस थी, जो वैल्यू थी एसेट की, वो थी 60,000 की, लेकिन आप उसको कम में बेच रहे हो, यानी आप 12,000 में बेच रहे हो। तो आप 12,000 बेच रहे हो, यानी आपका 4,000 का नुकसान हुआ है। ठीक है, वो आपका लॉस हो गया। तो आपको एक मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, आप फॉर्मूला नोट कर लोगे। एक मिनट, देखो फॉर्मूला है, आपको निकालना क्या है, पी एन एल। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला आपका होता है सेलिंग प्राइस, एसपी मैं लिख देता हूं यहां पे
सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो होगी आपकी, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस करोगे आप ब्रैकेट दे दो, और इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, कॉस्ट, ठीक है, ऑफ एसेट्स माइनस इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपको दे रखा होता है। तो आपका इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। सेलिंग प्राइस आपकी दे रखी है, सेलिंग प्राइस में से आपको क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है। तो जो भी सामान आप बेचना चाहते हो तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ना कि करंट प्राइस क्या है, ठीक है। तो इसको मैं बता दूं, इसका और फॉर्मूला क्या है, और यही चीज मैं आपको फिर बताता हूं। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा हो, सिर्फ रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड दे रखा है, रिटर्न वैल्यू ऑफ एसेट दे रखा हो, तो क्या करेंगे, ये देखो, तो हम यहां पे क्या करेंगे, तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होगा तो सीधे सेलिंग प्राइस माइनस हम लिख देंगे रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसको हम देखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपके पास क्वेश्चन में दोनों चीजें दोनों में से कोई भी एक चीज दे रखी होगी कि या तो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखा होगा, ठीक है, कि कॉस्ट इतनी है, तो कॉस्ट दे रखी होगी, और मान लो प्रॉफिट या लॉस दे रखी होगी, ठीक है, डायरेक्ट दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, साथ सीधे सीधे वहां लिख देना है। लेकिन अगर मान लो कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट दे रखा है, और जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो दोनों को हम लेस कर देंगे और सेलिंग प्राइस से भी घटा देंगे, ठीक है, आपस में लेस करेंगे, सेलिंग प्राइस से घटा देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। चलो अब आप देखते हैं, हमने कर लिया यहाँ पे डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, और हमारा अभी क्या काम है कि देख रहे हैं एसेट को बेच रहे हैं, जब एसेट को बेची जा रही है तो देखना होता है कि एसेट की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो नोट टू अकाउंट में देख लोगे, है ना, यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे नोट टू अकाउंट देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी टेंजिबल एसेट की, हमको नीचे वाली वैल्यू नहीं होती, जहां पे ये नोट टू अकाउंट में दे रखा है। तो आपकी कितनी है, 25,40,000 क्लोजिंग है, और ओपनिंग कितनी है, 20,000। तो चलो अब हम क्या करते हैं, लेजर में आते हैं, तो हमें एक लेजर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको लेजर एक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी मशीनरी या कोई भी एसेट बेचना होगा, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप सामान बेच रहे हो, तो आपको उस एसेट का लेजर बनाना ही होगा, ठीक है। तो आप मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, तो यहां पे देखो हमारी ओपनिंग वैल्यू 2013 की थी 20 लाख रुपए, ठीक है, तो हमने बैलेंस बीडी करके लिख दिया 20 लाख रुपए, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट हमारी है 25,40,000 दे रखा है, आप इसको ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको, बैलेंस शीट लिखनी है 25,40,000 की, फिर आप सेलिंग प्राइस लिखोगे, सेल आप कितने में कर रहे हो, 32 मतलब सॉरी 12,000 ना, 12,000 में आप इसको बेच रहे हो, 4,000 की आपकी लॉस हो गई इसकी, तो आप 4,000 की लॉस दिखा दो, और 32,000 का आपका क्या था, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था हमारा पार्ट ऑफ मशीनरी का, तो वो हम निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको एक्यूमुलेटेड, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और पार्ट ऑफ मशीनरी। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां लिखना है,
और ये चीज जो है ना, ये आपको ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ मशीनरी। और बाय बैलेंस बाय टू तो आप कर ही लोगे, है ना, तो बाय टू का कोई टेंशन नहीं, आपको पता ही है ना कि डेबिट साइड में बाय टू होता है और क्रेडिट साइड में बाय होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बट चलो मैं 25 लाख है, 40,000, 25 लाख 40,000 है, 12,000, 32,000 और 4,000 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको सम कर लेना है, तो आप सम करोगे तो आपका आएगा 25 लाख 88,000, कितना आएगा, ठीक है। तो 25 लाख 88,000 आएगा, ठीक है, इतना आपका अमाउंट आएगा। तो इसको आपको क्या करना है कि यहां पे आपने लिख दिया क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा डेबिट साइड में, ठीक है, 5,88,000 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो बैलेंस आएगा मशीनरी के लेजर में, जो डेबिट साइड में बैलेंस आता है वो हमारा परचेज होता है, ठीक है, यानी इतने रुपए का आपने मशीनरी और खरीदा है, जो आपके इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको दिखेगा वो। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था ना कि एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन दे रखी है, तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन जो है ना हमारा, जो बैलेंस शीट के नोट टू अकाउंट में दे रखा होता है, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन का जो हमारा है उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग लेंगे। तो क्लोजिंग कितनी है 4 लाख और ओपनिंग कितनी है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन भी बनाना है। क्यों बनाना पड़ गया? क्योंकि नीचे में जिस एसेट को बेच रहे हैं उसके बारे में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो जब नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लेजर बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर नीचे में सिर्फ सेलिंग प्राइस दे रखी होती और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा नहीं होता तो क्या करते? तो इस केस में जो अंदर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है उसका जो डिफरेंस है वही मेन डेप्रिसिएशन होता और उसको हम ऑपरेटिंग के सेकंड फेज में दिखाते हैं। बट यहां दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो 32,000 रुपए का है जिस मान को बेचा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें मशीनरी अकाउंट हमारा जो भी है बैलेंस बीडीसीडी बनाएंगे। यहाँ पे देखो मशीनरी अकाउंट में 32,000 रुपए डाला है, क्योंकि ये जो 32 है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया है क्रेडिट साइड, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यही अमाउंट सीधे क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब मशीनरी के नाम से, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, मशीनरी के अकाउंट में आपने एक्यूमुलेटेड को रखा क्रेडिट साइड, तो एक्यूमुलेटेड के खुद के अकाउंट में मशीनरी को रखेंगे डेबिट साइड विद द सेम अमाउंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस बीडी अपने तो यहां पे लिखी दी है, क्रेडिट साइड में 3 लाख रुपए की आपने बैलेंस बीडी लिखनी है और क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी कर देनी है। तो क्रेडिट साइड में आपने बैलेंस सीडी कर दी, ये वाली 4 लाख रुपए की। और अब ये जरूरी नहीं है कि बैलेंस सीडी आपने नीचे रखनी है या ऊपर रखना है, आप ऊपर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका आ गया 1,32,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आया है ये इसका बैलेंस है। देखो यहाँ पे 4,32,000 हो गया और यहाँ पे आपके 3 लाख है, तो आपके 1,32,000 आपका बैलेंस आ गया। यही जो है ना, यही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो डिप्रेशन है, यही हमारा डिप्रेशन कहां जाएगा, आपके ऑपरेटिंग के सेकंड फेज में यही डेप्रिसिएशन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम आप ऐसे लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही डेप्रिसिएशन आपकी जाएगी, है ना। और ये जो आपका होता है आपका, इसको हम या तो डिप्रेशन अकाउंट नाम से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट नाम से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट
ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, ये आपका हो गया P&L अकाउंट। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे 1,32,000 की आ गई आपकी 1,30,000 की डिप्रेशन आ गई। तो अब देखो हम जब बनाएंगे ना, अब हम सेकेंड फेज में आएंगे, तो सेकेंड फेज में डिप्रिसिएशन हमने 1,32,000 दिखा दिया जो आपका यहाँ पे था। ये हमने देखो 1,00,000 डिप्रेशन हमने दिखाया यहाँ पे, है ना, डिप्रिसिएशन 1,32,000 दिखा दिया हमने, है ना। वो कहाँ था, वो हमने निकाला था कहां से, यहां से 1,32,000 जो हमने निकाला था बैलेंस, वही हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1,32,000। आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन की पूरी पिक ले लोगे। ठीक है, एक ही करके सारी चीजें देख के आप ले सकते हो। ठीक है, आप पिक लेना, स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, यहां से आप ले लो क्वेश्चन की पिक, ये वाली ले लो, फिर ये वाली पिक ले लो। ठीक है, ये आपने ले ली, फिर आपको आप देखते जाओगे, सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन कर दिया। अब देखो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है तो मतलब ये है कि हमारे पास अमोर्टाइजेशन जरूर हुई होगी। तो गुडविल हमारी ढूंढो यहाँ पे, कहां पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखो इंटेंजिबल एसेट्स है ना, ऊपर में देखो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स भी रखा है ना। इंटेंजिबल एसेट्स 80,000 और 2,24,000 है। तो इंटेंजिबल एसेट के बारे में यहाँ दिया हुआ है, गुडविल है वो चीज, क्या है वो, गुडविल है। तो 80,000 और 2,24,000, तो पहले था 2,24,000, अब हो गया ये 80,000। तो कितना कम हो गया, कम होना मतलब अमोर्टाइज होना। जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो अगर कम होते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो अगर कम होते हैं उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो आपको यहां पे ऊपर में दिखा देना है। ठीक है, ये आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स हो गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, जिस सामान को आपने अभी बेचा था ना 4,000 के लॉस पे, वो आपको यहाँ दिखा देना है ना। तो ये आपने दिखा दिया इसको 4,000 पे। तो इन सबको सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2,80,000। यहाँ पे 2 लाख था ही पहले से प्रॉफिट का, और फिर यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया तो हमारा 4,80,000 आ गया। अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट में, फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट में जो सेकेंड स्टेज की चीजें आप ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी सेकेंड स्टेज का जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज या एडजस्टेड, तो आप यहां पे चेंज लिख दो, वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, ये लिख दिया। तो यानी स्टेज 2 के आइटम्स ये हो गए, और स्टेज 2 के रिजल्ट का रिजल्ट यहां पे ये आ गया। ठीक है, आपने 4,80,000 लिख दिया। अब क्या करोगे, अब आपको थर्ड फेज में करना क्या है। थर्ड फेज या थर्ड स्टेज में आपको क्या करना होता है, करंट एसेट्स बढ़ते हैं और करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं, करंट एसेट घटते हैं और करंट लायबिलिटीज घटती हैं। तो आपको करना क्या है इसमें आपको देखना यह है थर्ड स्टेज में कि आपके लिए जो भी चीज प्रॉफिटेबल है या जो भी आपके लिए फेवरेबल है, फेवरेबल चीजों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको पिछले वाली क्लास में, ऑपरेटिंग के एक्टिविटीज के फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने कि जो हमारा थर्ड फेज होता है, थर्ड फेज या थर्ड स्टेज में करते क्या है, जितने सारे हमारे पास फेवरेबल आइटम्स होते हैं उनको हम, फेवरेबल करंट लायबिलिटीज या एसेट्स होते हैं उनको हम माइनस करते हैं, और जितने सारे अनफेवरेबल होते हैं
यानी हमारे नुकसान वाली चीजें जो होती है उनको प्लस करते हैं। जैसे करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो आपके लिए क्या है, फायदेमंद है, यानी आपके लिए फेवरेबल है, तो उसको माइनस करोगे। ठीक है। करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आपके लिए खर्च है, आपके लिए हेडेक है, आपके लिए लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज बढ़ना मतलब आपकी आपके लिए वो अनफेवरेबल है, तो उसको प्लस करेंगे। ठीक है। लेकिन करंट लायबिलिटीज अगर घट जाती है तो आपके लिए फायदेमंद है, तो फायदेमंद है तो उसको आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। यानी आपके लिए जो चीज फायदेमंद है उसको माइनस करोगे, जो चीज आपके लिए नुकसान की चीज है, जो आपकी लायबिलिटीज है या आपकी टेंशन बढ़ रही है जिससे, वो चीज आपको प्लस करना है यहाँ पे, या उल्टा काम करना है। ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग में ही खाली ऐसा होता है, बाकियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आपको देखना है। तो हमने क्या अब यहाँ पे करना क्या है, देखो आप थर्ड स्टेज की चीजें ढूंढने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ सिंपली आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के पास जाना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पहुंच जाओ और देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में क्या है और करंट एसेट्स में क्या क्या है। ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या है, देखो करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो ट्रेड पेबल मतलब बिल्स पेबल। ठीक है। ट्रेड पेबल मतलब बिल्स पेबल, यानी जो आपको बिल पे करनी है। तो ये देखो आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखो यहाँ पे 4,08,000 का हमारा बिल था, है ना, ट्रेड पेबल, और अब ये घट के हो गया 3,58,000 का। ठीक है। तो आपके घट गए, यानी ये आपके जो बिल है ना वो घट गए। तो घट गए इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए फायदे की चीज है, आपके लिए फेवरेबल है, तो उसको आप माइनस करोगे। तो देखो इसलिए इसके यहाँ पे लेस किया है, ये अभी दिखा रहा हूं। ये देखो यहाँ पे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये मैंने कॉलम लिख दिया है, आपको जरूरी नहीं है कि आप लिखोगे, जो चीज जैसे होती है वैसे वैसे लिख दोगे। लेस का साइन दे आप यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, माइनस इन्वेंट्री आप लिख दोगे। ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। या कोई चीज प्लस वाली आइटम है तो प्लस कर दो, माइनस वाली चीज है माइनस कर दो। तो आप सीधे माइनस का साइन या प्लस का साइन देके भी कर सकते हो, और ऑर्डर वाइज जरूरी नहीं है कि आप पहले लेस करने वाली चीजें करोगे या फिर बाद में ऐड करने वाली चीजें करोगे, आप जैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में दिया उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ देखो ये क्वेश्चन ना, ट्रेड पेबल दिया हुआ है पहले, तो आपको पहले ट्रेड पेबल का काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल काम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप इन्वेंट्री का काम करते हैं। इन्वेंट्री तो करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट के काम तो बाद में है, तो आप पहले ट्रेड पेबल काम कर देते हैं। तो ट्रेड पेबल काम कर दिया आपने, और उसका फिर करंट एसेट में देखो क्या है। करंट एसेट के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दे रखी है और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट हमारा करंट एसेट्स होता है, बट वो इसमें नहीं आता, इस करंट एसेट में नहीं आता। इस जगह पे करंट एसेट जो करंट इन्वेस्टमेंट जो हमारा होता है उसको हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं, इसलिए वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ मर्ज हो जाएगा, है ना। तो आपके लिए दो ही आइटम्स हैं जो कंसिडर करनी है यहाँ पे अभी फिलहाल, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज आपके करंट एसेट होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं। तो इन्वेंट्रीज देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज है देखो 2,42,000 था, अब 2,58,000 हो गया, तो इन्वेंट्रीज हमारी घट रही है ना। तो सॉरी बढ़ रही है, तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो हमारे लिए नुकसान की बात है, तो इन्वेंट्रीज को आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। ठीक है। तो आपने इन्वेंट्रीज को यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है। तो आप प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। खाली ये ध्यान रखना है कि करंट लायबिलिटीज अगर घटेगी, है ना, और करंट एसेट अगर बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है कि उसको माइनस करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये हो गया। अब उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल में मैं आपको देखो यहाँ पे ये हमारा घट रहा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में जाओ। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल देखो हमारा 2,00,000
2,86,000 था और 3,40,000 हो गया, है ना। अच्छा, तो ये हमारा बढ़ रहा है, सॉरी। ये बढ़ जाएगा तो इसको क्या करोगे, बढ़ने का मतलब आपको घटाना है, तो आप इसको ट्रेड रिसीवेबल को घटा दोगे, क्या लेस में लिख दोगे। ट्रेड पेबल मैंने बता ही दिया था। ट्रेड पेबल आपका दिया हुआ था यहाँ पे, यहाँ देखो ट्रेड पेबल आपका 4,08,000 था, अब 3,58,000 हो गया, यानी 50,000 आपके बढ़ गए। तो ट्रेड पेबल बढ़ना, लाइबिलिटी बढ़ना, लाइबिलिटी हमारी घट गई है ना, 4,08,000 थे अब 3,58,000 हो गए, तो आपके घट गए, तो आपको यहाँ पे दिखा देना है 50,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपके बारे में आपके पास कुछ दिया नहीं है, नीचे इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रखी है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हम जस्ट लाइक एक नॉर्मल लायबिलिटी मान लेंगे और इसके घटने बढ़ने का देखेंगे क्या हो रहा है। अगर ये घट रहा है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लायबिलिटी आपकी घट रही है, तो घट रही है तो आपको माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे घटने पे इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो ये देखो, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन को भी माइनस किया है 54,000, जो भी डिफरेंस आएगा वो आप डिफरेंस ले लोगे, ये आपका घट रहा है, ठीक है। अब सबका सम कर दिया इन सबका, तो आपका हो गया 1,74,000 और आपके पास 4,80,000 का था ही पहले से, तो ये जो जो भी लेस करने वाले आइटम्स है उसको आपको माइनस करना होता है, ठीक है। आप लेस करने वाले आइटम्स को ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, ये दिखा दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट दिखाओगे तो आप, मेरे पास माइनस दिखा रहा है कि कंप्यूटराइज काम कर रहा हूं मैं, और आपके पास ये पॉजिटिव दिखाएगा, मतलब आपके पास वो ब्रैकेट में, आप तो चूंकि कॉपी पे करोगे तो आपके लिए आप उसको ब्रैकेट में दिखाया करो, ब्रैकेट दिखाओगे तो यानी वो निगेटिव ही है, ठीक है। ये ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4,80,000 में से आपने 174 घटा दिया तो आपका आ गया 3,06,000 रुपए, 3,06,000, ठीक है। ये आपका आ गया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बदले फ्रॉम ऑपरेशन लिख दो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप कंफ्यूज ना हो जाए बार बार। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा ये हमारा 3,06,000, तो ऑपरेशन लिख दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो एक ही बात है। फिर अगर कोई इनकम टैक्स है, अगर कोई इनकम टैक्स है तो आप इनकम टैक्स इसमें लेस कर दोगे, और कोई अगर कोई टैक्स का रिफंड भी है आपके पास तो टैक्स का रिफंड को उसमें उस इनकम टैक्स में लेस कर दो। मान लो कि इनकम टैक्स 40,000 की दे रखी है और टैक्स रिफंड आपका दे रखा है 10,000 रुपए का, तो आप कितना टैक्स यहाँ पे माइनस करोगे, 30,000 रुपीज, ठीक है ना। तो ये आपको दिखा देना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है फिर भी मैंने इसको लिख दिया है, तो क्योंकि आपको लास्ट स्टेज में इनकम टैक्स मोस्टली दे रखा होता है, तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। अब फिर 3,06,000 रुपए का हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, और ये इनकम टैक्स लेस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो हमारा हो गया है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है उसमें क्या है, आपको देखना है क्या कि एसेट अगर खरीद रहे हैं, अगर आपका एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो यानी आपने खरीदा है, और आपका अगर एसेट कम हुआ है यानी आपने उसको बेचा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सेल ऑफ मशीनरी 12,000 की हमने बेची थी, वो तो क्वेश्चन में था ही, है ना, नीचे में आपके क्वेश्चन में था ही यहाँ पे 12,000 रुपए का, और इसको आपने और कहाँ दिखा दिया है, ये आपने इसको लेजर क्रिएट करके भी दिखा दिया है ना, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, देखो ये 12,000 रुपए का, तो जो आपने सेल किया वो सेल आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, तो देखो, हाँ, ये हमारा आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ मशीनरी, और परचेज ऑफ मशीनरी आपने 5,80,000 की दे देखी थी जब हमने बैलेंस निकाला था इसका, ठीक है, देखो, है ना, यहाँ पे 5,80,000 का, तो इसका बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। यही आइटम था, और हमारे पास फिक्स एसेट में कुछ है नहीं, अगर कुछ दे रखा होता तो हम जरूर उसको भी करते, ठीक है।
तो अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी नहीं है फिक्स एसेट के बारे में तो बढ़ेगा, अगर एसेट बढ़ गया तो आप उसको लेस करोगे क्योंकि वो परचेज माना जाएगा, और कम हो गया तो आप उसको सेल मानोगे और प्लस कर दोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग आपकी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे, अब इसके बाद इन्वेस्टिंग को आपने 12,000 और 5,80,000 को एडजस्ट कर दिया तो आपका अमाउंट आ गया 5,76,000। ठीक है, ये आ गया 5,76,000 तो हो गया 5,76,000। ठीक है, ये आपको दिखा देना है। बस हो गया, ये आपने ऐसे दिखा दिया और आपको आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 5,76,000 यहाँ पे। ठीक है, 5,76,000 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग का काम करेंगे। सॉरी, इन्वेस्टिंग का अब हो गया आपका, अब हम फाइनेंसिंग काम करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करना है कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको देखना है कि आपके पास कितने शेयर आपने आपके बढ़े हैं घटे हैं, है ना। तो आपको क्या करना होता है, देखना होता है बैलेंस शीट के अंदर कि इश्यू ऑफ शेयर्स कुछ हुए हैं क्या, आपके इश्यू ऑफ शेयर्स बढ़े हैं या डिबेंचर्स बढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारा यहाँ देखो पहले था 22 लैक्स, है ना, 22 लाख रुपए था, और अब ये 24 लाख रुपीज हो गया, यानी 2 लाख रुपीज बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जब बढ़ जाता है, जब भी आपके शेयर बढ़ जाते हैं तो आप उसको लिखोगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। शेयर कैपिटल लिख दिया है आपने, शेयर भी लिख दिया तो कुछ चलेगा, कोई बात नहीं है। 2 लाख रुपए। फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, और कुछ है देख लो यहाँ पे। आपको मेन देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। नॉन करेंट लायबिलिटीज देखो, नॉन करेंट लायबिलिटीज यहाँ पे दे रखी है। देखो एक तो शेयर देखना है आपको, जब भी फाइनेंसिंग करनी है तो फाइनेंसिंग में दो चीज देखनी है आपको, शेयर देखनी है और लॉन्ग टर्म बोरिंग देखनी है, यानी लॉन्ग टर्म आपका लोन वगैरह जो है वो भी देखना है। शेयर कैपिटल दो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हो सकता है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हो सकता है, दोनों का काम एक जैसा होगा, यानी ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो हम उसको लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स या प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और शेयर कैपिटल घटता कभी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, या तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा या शेयर कैपिटल बराबर रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर आपके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर बढ़े हैं यानी आपने आपने इश्यू करा है तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। अगर घटा है यानी आपने उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पेमेंट करी है, जिसको आप प्रेफरेंस शेयर दोगे ना तो उसको आपने पेमेंट करी है, तभी वो घट रहा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करोगे, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने बताया अब आपको। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर 6 लाख की चीज क्या है भाई, वो देखते हैं। तो यहाँ देखो आप आ जाओ नोट टू अकाउंट में, नोट टू अकाउंट में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। टेंजिबल एसेट्स हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, है ना, मशीनरी सारा कुछ हो गया। यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि आपके पास नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप अपने मन से इसको क्या करोगे कि लिख दोगे प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो आपका जो है ना यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग खाली लिखा हुआ है और कुछ लिखा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा है तो आप सीधे लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दोगे। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग आप यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जोड़ दिया और आपका आंसर आ गया 3,40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 5,76,000 में से वो चूंकि नेगेटिव है उसमें से आपने 340 घटा दिया तो आपके बचे 70,000। 70,000 आपका हो गया नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है,
यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो टोटल होता है उसी को बोलते हैं हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये चूंकि हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका देखो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका ये 3,74,000 3,40,000 था ना, और 576,000 था, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 3,74,000, ठीक है। क्या आ जाएगा इसको मैं, ठीक है, ये अमाउंट को मैं पहले यहाँ ले देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा 3,40,000, ठीक है, 3,40,000, ठीक है। ये आपका आ गया 3,40,000, ठीक है। अब 576 में से 3,40,000 घटाएंगे तो आपका नेगेटिव आएगा 3,40,000 रुपए, 3,40,000 ये आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप ब्रैकेट में दिखा दोगे, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपका जो बैलेंस आएगा दोनों साइड का, यानी आपका इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 70,000 आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो चेक करते हैं। देखो आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? क्योंकि हमारा जो ना, यहाँ देखो, जैसे हमारा है 3,06,000 हमारा ऑपरेटिंग का रिजल्ट है, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव देख लो 3,06,000 रुपए और 3,40,000 रुपए, प्लस 3,40,000, ठीक है। इतना हो गया। अब माइनस कर दो 5,76,000, 5,76,000, तो देखो 70,000 आया ना, ठीक है। तो ये 70,000 आपका यहाँ पे आ गया। अब ये जो 70,000 अमाउंट है ना, ये आपको पहले से ही पता होता है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो बताई भी है, पिछली मैंने समझाया हुआ है, और मैंने आपको थंबनेल में भी बताया है था कि यहाँ पे आपको पता होता है कि इसमें आपका आंसर क्या है। तो ये तीन चीजें, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपका ओपनिंग कैश, जो आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों चीजें आपकी दे रखी होती है, ठीक है। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ देखो हमारे पास करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, 6,40,000 रुपए, और यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,80,000 रुपए। इन दोनों को सम कर लो और इसके भी करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सम कर दो। इनका दोनों का रिजल्ट जो जो भी आएगा रिजल्ट, उसको आपस में घटा दो, तो आपका आ जाएगा सीधे की सीधे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये करना है कि ये वाला अमाउंट, ठीक है, और ये वाला आपका अमाउंट, यानी करंट इन्वेस्टमेंट और ये, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये दोनों आपको एक साथ मर्ज कर लेना है, ठीक है। और उसी तरीके से इसको यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग दोनों को ऐसे करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी, और फिर उसके बाद इसके दोनों सालों से कंपेयर कर लेंगे और इसको देख लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे था ना 10,50,000 था, और ये 11 लाख समथिंग था ना। देखो ये था आपका, ये देखो 11,20,000 रुपए था, ठीक है। तो इसका सम जो है आपका दोनों का, यहाँ पे देखो 6,40,000 और 4,80,000 रुपए हो गए, 11,20,000 रुपए, और यहाँ पे 10,50,000 रुपए, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा 70,000 आ रहा है ना।
तो हमें ये पता होता है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता रहता है कि आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी आपको करेंट इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडर करना होगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसका करेंट इन्वेस्टमेंट को प्लस कर लो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर लिया करेंट इन्वेस्टमेंट के साथ, और दोनों को आपस में माइनस कर, दोनों साल के जो आइटम्स है उनको आपस में माइनस कर दिया, तो निकल जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे एक सेकेंड, ये हो गया। अब देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको सिर्फ ये नोट करना है कि नेट increase in cash and cash equivalent जो होता है ना, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। और माइनस करना है इसको, इतना। ठीक है, माइनस कर दोगे क्लोजिंग, माइनस करना है आपको क्लोजिंग, ये आपको क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, आपका ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये यहाँ पे आपको यहाँ रखना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। चलो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव, तो रिजल्ट उल्टा आपका आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करनी है हमेशा, हमेशा हर चीज में आपको मैंने बताया है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही करनी है, तो यहाँ भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करनी है। तो आपको बुक में आंसर्स पहले से पता होंगे कि कैश फ्लो का आंसर क्या है। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट का जो डिफरेंस है वही आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीजिंग कैश इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यानी आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल पता है कि सम आपका कितना एग्जिट आना चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ आ रही है तो समझ जाओ कहाँ गड़बड़ आ रही है और उसको आप ठीक कर लो। ठीक है, बस ये है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज मैंने बना दी है और इसको आपको अच्छे ढंग से नोट कर लेना है। ठीक है,